मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। विद्यार्थियों, यहाँ पर दुर्योधन जो है कि जाते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और उस समय अपनी सेना के महान महारथियों के बारे में बताते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th मैथ्स का पहला टॉपिक सेट्स, इसका आज हम 9वां वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं और इस 9वें वीडियो में एक्सरसाइज 1D डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से 1D एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ। और 1D एक्सरसाइज में यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित जो हैं कि क्वेश्चन दिए गए हैं और यूनियन और इंटरसेक्शन को मैं पहले से ही बता चुका हूँ। ए अगर दो दिए गए समुच्चय ए और बी हैं तो ए यूनियन बी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया था, ए यूनियन बी। इसके ए और बी के सभी अवयवों को एक बार केवल लिखा गया था तो इसे ए यूनियन बी नाम दिया गया था। इसके अलावा अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए, इसे ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जाना जाता है। इसे हम हिंदी में ए सर्वनिष्ठ बी या ए प्रतिच्छेद बी के नाम से जानते हैं और इसमें ए और बी के केवल कॉमन एलिमेंट ही लिखे जाते हैं, केवल और केवल कॉमन एलिमेंट्स ही लिखे जाते हैं। तो और यहाँ पर इसका जो है कि हिंदी वर्जन नाम मैंने नहीं बताया था। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए संघ बी, ठीक है ना, या फिर ए सम्मिलन बी। हिंदी के दो अलग अलग नाम हैं, ए संघ बी पढ़िए या ए और यूनियन का मतलब भी बताया था सम्मिलन बी। इसका ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मैं देखता हूँ आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें से पहला क्वेश्चन जो है सब बहुत आसान है। सारे चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल्स में जो बताया था उसी के रिगार्डिंग ए यूनियन बी सब में निकालना है। पहले में 5 पार्ट दिए गए हैं ए बी सी डी ई करके और उसके सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। इसका सम्मिलन ज्ञात करने का मतलब यानी कि यही यूनियन ही ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इसके भी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसका बता देता हूँ, थोड़ा सा ओरली बताता हूँ। जैसे एक सेट ए दिया गया है 1 2 3 और सेट बी दिया गया है 5। ये दूसरे का 5वां पार्ट है, दूसरे का 5वां पार्ट। ए दिया गया है 1 2 3 और सेट बी यहाँ पे दिया गया है 5 ऐसे। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ए यूनियन बी का मान बताइए। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर ए जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और बी एक रिक्त समुच्चय है यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो केवल यही 3 लिखे जाएंगे बस। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू इम्प्लाइज दैट का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं 1 2 और 3। अगर यहीं पे आपको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी में वे एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए और बी दोनों में कॉमन हों। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ए में 1 2 3 है और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट जब कॉमन हुआ नहीं तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी खाली हो जाएगा यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, आप इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट दिया गया है ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, सेट B इक्वल्स टू C E G H एंड सेट C इक्वल्स टू A E M N। तो निम्नलिखित के मान बताइए। B यूनियन C, A यूनियन C, ये सब कुछ आप निकाल सकते हैं। A यूनियन B यूनियन C इस प्रकार से लिखा गया है। जैसे अगर यहीं कहीं पे एक सेट और होता तो ऐसे आपसे पूछा जाता कि A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको तीनों समुच्चयों के जो एलिमेंट्स हों सबको एक एक बार कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और वो मिल जाएगा रिजल्ट किसका, A यूनियन B यूनियन C का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। तो मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। सब इसमें बहुत आसान से प्रश्न हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इधर चलता हूँ, एक है क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि A इक्वल्स टू ए बी, B इक्वल्स टू ए बी सी, क्या A प्रॉपर सबसेट B? बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है क्या A प्रॉपर सबसेट B है। भाई जब A में केवल 2 एलिमेंट्स हैं A B और B में 3 एलिमेंट्स A B C हैं, तो A के एलिमेंट्स यहाँ पर B से कम हैं और A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब A प्रॉपर सबसेट B की कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। A यूनियन B में आप जानते हैं A B C 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय A है और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय B है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हों तो A यूनियन B में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि समुच्चय A का कोई खिलाड़ी समुच्चय B का खिलाड़ी नहीं है। आप देखें कि अगर हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी हैं और फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी अलग अलग हैं। कहा गया है, पहले पार्ट में यही कहा गया है कि दोनों में से कोई भी खिलाड़ी किसी टीम में कॉमन नहीं है। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, आप जानते हैं 11 11 22 एलिमेंट्स हो जाएंगे A यूनियन B में। दूसरा पार्ट कहा गया है, यदि समुच्चय A के यानी कि हॉकी टीम के 4 खिलाड़ी, ध्यान से सुनिए, इसके सेकेंड पार्ट को कहा गया है कि यदि हॉकी टीम के 4 खिलाड़ी समुच्चय B में यानी कि क्रिकेट टीम में, या फिर कौन कौन सी टीम दी गई यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी की टीम। हाँ, अगर फुटबॉल टीम के 4 खिलाड़ी हॉकी टीम में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ज़रा समझने का प्रयास करें। ये है क्वेश्चन, A में 11 एलिमेंट्स थे ही, A में 11 एलिमेंट्स थे और B में जो है कि 4 यहीं से आ गए हैं। जब 4 यहीं से आ गए हैं तो इसका मतलब नए खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, केवल 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स नए हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 तो यहीं से आ गए हैं। तो इसका मतलब अब A यूनियन B में पूरे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं N A यूनियन B इक्वल्स टू 11 + 7 इक्वल्स टू 18। ये रिजल्ट हो जाएगा, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप उसको देख लेंगे। आगे बढ़ूंगा और इसके तीसरे पार्ट की बात कही गई है कि यदि A के सभी खिलाड़ी यानी कि फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ी अगर हॉकी टीम के खिलाड़ी हों तो उसके बाद A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो A यूनियन B में तब एलिमेंट्स की संख्या केवल 11 होगी
आप जानते हैं कि जब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं और दोनों का यूनियन निकाला जा रहा है तो फिर कोई बढ़ेगा तो है नहीं, यहाँ पे कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब तब A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि NA यूनियन B इक्वल्स टू 11। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इनको विद्यार्थी थोड़ा ध्यान में रखें, नोट करें और आगे बढ़ेंगे। और आपकी बुक से ही लगातार क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज का मतलब 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से अप टू सो ऑन। और उसके बाद कहा गया है एक्स बी के लिए, सेट बी के लिए कहा गया है संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगी। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो विद्यार्थी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ केवल 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में विद्यमान है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में रिजल्ट हो जाएगा 3। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है ए, बी और सी 3 अलग अलग सेट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि सत्यापित करना है, यानी कि प्रूफ करके देना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और इसके बाद मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, आप इनको अवश्य सॉल्व करेंगे। आप अभी 10th पास करके आए हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा ऐसे आसान एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। और हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़े सवाल जो हैं उन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 ए दिया गया है ABCD, सेट ए यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में ए इक्वल्स टू है ABCD और सेट बी और सेट सी भी यहाँ पे दिए गए हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेट ए क्वेश्चन नंबर 24 में सेट बी जो है वो BCDE है, BCDE। और सेट सी यहाँ पर जो है वो दिया गया है DEFG, DEFG। ये ABC 3 सेट मैंने लिख लिया है। और इन 3 सेट में हमको जो रिजल्ट निकालना है वो A माइनस B माइनस C का रिजल्ट निकालना है। A माइनस B माइनस C का रिजल्ट आपसे पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं, इसको बताते हैं। फिलहाल तो विद्यार्थी जानते हैं यहाँ पे A माइनस यानी कि अंतर समुच्चय, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये बातें आप पहले से जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले बात कर रहा हूँ B माइनस C की। तो B माइनस C में वे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि B के वे अवयव जो C में ना हो। B के वे अवयव जो C में ना हो, कौन से ऐसे अवयव हैं? मैं देख रहा हूँ B और C हैं शायद, चूँकि D और E तो इसमें आ चुका है। तो B माइनस C में यहाँ पे B, C ये हो जाएगा। और A, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहीं पे एक बार A लिख ले रहा हूँ। A इक्वल्स टू है ABCD, ये लिखा गया है। अब A माइनस B माइनस C का मतलब, अब ये सिंगल एक हो गया। अब इसको आप एक समुच्चय कंसीडर करेंगे और A माइनस B माइनस C का मतलब A के वे अवयव जो इसमें नहीं है। BC इसमें है तो BC को कैंसिल कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इम्प्लाइज दैट A माइनस B माइनस C के जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे A और D, केवल स्मॉल a स्मॉल d। इस प्रकार से ये रिज़ल्ट हो जाएगा। कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान है यहाँ पर समझना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। सेट A दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5।
सेट बी दिया गया है 1 3 5 7 9। उसके बाद कहा गया है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बताना है। अब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब आप जानते हैं कि फ़िलहाल तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस के अलावा के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप a माइनस बी पहले निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने b माइनस सी कैलकुलेट किया था, इसी प्रकार से यहाँ पे उसके बाद b माइनस ए कैलकुलेट कर लीजिए, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। a और b दो सेट दिए गए हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए आपको चाहिए, तो फटाफट सॉल्व करेंगे आप। अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, और यहाँ पर बात शुरू कर दी गई है वेन डायग्राम की। और वेन डायग्राम को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। एक बार फ़िलहाल इसके सारे क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा भी समस्यात्मक महसूस होगा उसको ज़रूर मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 5 पार्ट हैं और पांचों पार्ट बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कलर करना है, यानी कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाना है। पहले का फर्स्ट पार्ट, हाँ ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज 1E की शुरुआत कर चुका हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसे हमसे पूछा गया है कि इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे आप दिखा सकते हैं। देख लेता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ही लिखा है। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर एक आयत चित्र सबसे पहले इस प्रकार से बना रहा हूँ। यहाँ पर 3 सर्किल एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग पोजीशन में बना रहा हूँ मैं, ऐसे आप ध्यान देते जाएं। ये 3 सर्किल, ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीसरा सर्किल जो है वो सेट C को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आयत है, ये आयत यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे कहा गया है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C को कलर करना है। तो सबसे पहला काम, इसमें टोटल A आप सॉल्व कर लें, यानी कि टोटल A जो है, ए को मैं वर्टिकल लाइनिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए मैं सेट ए को आपको दिखा रहा हूँ। ये सेट ए है, ये सेट ए मैंने कलर कर दिया है। उसके बाद मैं बात करूँगा बी इंटरसेक्शन सी की। जब मैं बी इंटरसेक्शन सी को कलर करूँगा तो मैं ध्यान रखूँगा कि ऊर्ध्वाधर के अलावा मैं क्षैतिज लाइनिंग का इस बार यूज करूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग। बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है, आप ध्यान दें, बी और सी के कॉमन पोर्शन को मैं कलर कर रहा हूँ केवल, और वो भी क्षैतिज रेखाओं के जरिए। बी और सी का कॉमन पोर्शन, यही तो है बी और सी का कॉमन पोर्शन, जिसे मैंने अब की बार कलर किया है क्षैतिज रेखाओं के जरिए। अब आप देखें कि ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं में और क्षैतिज रेखाओं में यूनियन का हिस्सा कौन सा कहा जाएगा? जो संपूर्ण छायित भाग है, या फिर जो 2 रेखीय यानी कि चेक द्वारा छायित भाग है। तो जब यूनियन की बात आती है 2 अलग अलग लाइनिंग में, अगर यूनियन की बात आती है तो यूनियन में हमेशा पूरा का पूरा छायित भाग होता है, यानी कि जो डबलेट है जो सिंगलेट है, दोनों में। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? संपूर्ण छायित भाग, संपूर्ण छायित या छायांकित कुछ भी लिख सकते हैं। संपूर्ण छायित भाग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है? प्रदर्शित करता है, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया है। विद्यार्थी इसको नोट करें, मैं रफ करने के बाद फिर से इसके बचे हुए पार्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को यहाँ पर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है।
आपको दिखाता हूँ कि कितना आसान है यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले एक आयत चित्र इस प्रकार से, जो कि यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट U के बाद यहाँ पे सेट A रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेट B रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सेट C रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तीन सेट यहाँ पर सर्किल के अकॉर्डिंग, सर्किल को हमने रिप्रेजेंट कर लिया अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फॉर्म। ये A, B और C तीन इंटरसेक्टिंग पोजीशन में सर्किल्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सेट A को कलर कर लीजिए। सेट A को फिर से उसी प्रकार से हम यहाँ पर वर्टिकल लाइनिंग से, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए मैं यहाँ पर इसको कलर कर रहा हूँ। बहुत आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नज़रें बिल्कुल स्थिर रखें आप कि कहाँ तक हम जा रहे हैं। हमने अब की बार ऊर्ध्वाधर रेखाओं से हमने केवल सेट A को रिप्रेजेंट किया है, बस यहाँ पर सेट A के पूरे हिस्से को कलर्ड कर दिया है। अब की बार मैं बात करूँगा B यूनियन C की। B यूनियन C का मतलब B और C का टोटल पोर्शन, और B और C के टोटल, यानी कि B यूनियन C को मैं यहाँ पर क्षैतिज रेखाओं के जरिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं B यूनियन C को। बिल्कुल भी कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर आप कहेंगे कि गुरुजी सेट थ्योरी है, क्या नाम है, वेन डायग्राम समझ में नहीं आया है। तो वेन डायग्राम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लड़ा के रखना होगा, उसके बाद है बिल्कुल आसान है। आप खुद ही देख रहे होंगे, ना कोई कैलकुलेशन गलत होने की संभावना है, ना तो कोई गलती होने की संभावना है, ना समझने में कोई दिक्कत है। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बड़ा भारी सा क्वेश्चन आप पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद तब सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। अब आप देखें कि सेट A और B यूनियन C में अगर हमको इंटरसेक्शन की बात की जाए, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो हिस्सा दोनों में आ गया हो। दोनों का मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं में और क्षैतिज रेखाओं में जो हिस्सा दोनों में आ जाए, वही इस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला कलर्ड रीजन कहा जाएगा। तो यहाँ पर जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है चेक पोर्शन। तो यहाँ पर यही बात लिखेंगे, चेक द्वारा छायित भाग, चेक द्वारा छायित भाग A इंटरसेक्शन B यूनियन C को प्रदर्शित करता है। इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप भी पूरा कंसंट्रेशन बना के इसको बनाएंगे। आगे बढ़ता हूँ, एक सेट यहाँ पे है A, B और C। यहाँ पे भी तीन सेट के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला काम, तीन सेट आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग पोजीशन में इस प्रकार से बनाता हूँ। हाँ विद्यार्थी, एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि सर इंटरसेक्टिंग पोजीशन में ही आप क्यों बार बार बना रहे हैं? तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरसेक्टिंग पोजीशन में बनाने का मतलब ये होता है कि जब तक हमको कोई विशेष कंडीशन नहीं दी जाती है, तब तक हम लोग इंटरसेक्टिंग पोजीशन में ही बनाते हैं। अगर कभी कभी ये कंडीशन दी जाती है कि A प्रॉपर सबसेट B, अगर इसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है तो ये देखिए इस प्रकार से ये सेट A होगी, ये सेट B हो गया और इसके अंदर छोटा सा सेट A बना देंगे। अब सेट A के एलिमेंट्स पूर्ण रूप से B के अंदर दिखाए गए हैं, यानी कि ये A प्रॉपर सबसेट B की कंडीशन है। लेकिन अगर प्रश्न में कोई विशेष शर्त नहीं दी गई है तो इसका मतलब हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बात आती है सबसे पहले A इंटरसेक्शन B को मैं कलर करने जा रहा हूँ, यानी कि A और B के कॉमन पोर्शन को। मैं फिर से सबसे पहले इसको क्षैतिज रेखाओं के जरिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के जरिए इसको कलर कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान है ये A इंटरसेक्शन B को कलर करना। आप देखें कि क्या वास्तव में ये A इंटरसेक्शन B ही है, यानी कि A और B का इंटरसेक्टिंग पोर्शन जो है,
उसके बाद मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ए इंटरसेक्शन सी की। तो ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है, अब की बार उसको मैं कलर करूँगा, ए और सी की कॉमन पोर्शन केवल, और उसे वर्टिकल लाइनिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए कलर कर रहा हूँ। आप ध्यान दें, केवल ए और सी के कॉमन पोर्शन को, उससे कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। मैंने ए इंटरसेक्शन सी को ये क्या नाम है वर्टिकल लाइनिंग के जरिए, और ए इंटरसेक्शन बी को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के जरिए कलर किया है। अब इन दोनों सेट्स में यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अगर बात की जाए कि इसका इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा होगा, तो ये समझना बिल्कुल आसान है कि जहाँ पर डबलेट लाइनिंग आ गई है, जहाँ पर दोनों हिस्से आ जाएं, वही इंटरसेक्शन का हिस्सा कहा जाता है। तो यहाँ पर यही हिस्सा जो आप देख रहे हैं, चेक द्वारा छायित भाग, चेक द्वारा छायित भाग, पूरी कहानी आप लिख लेंगे जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था। इसको विद्यार्थी अपनी नोटबुक पे बिल्कुल अच्छी तरीके, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसी एक्सरसाइज जिसका नाम है 1E एक्सरसाइज चल रही है आपकी, और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से लगातार क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। हाँ, ये 12th के विद्यार्थियों को एक छोटी से सुझाव या छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ कि वो लोग जो वीडियो आपको दिए गए हैं, लगभग 50 वीडियो के माध्यम से आपका लगभग 40% सिलेबस कवर कर दिया गया है, और उस 40% सिलेबस को आप रिवाइज बराबर करते रहें। आप जो अपनी नोटबुक बनाए हैं उससे भी, और वीडियो को देखने के माध्यम से भी, आप उसको जो है कि पर डे रिवाइज करते रहें। आप ये प्रयास करें कि पर डे 2 से 3 वीडियो आप देखें। जब पर डे 2 से 3 वीडियो आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको ये लगेगा कि नहीं क्लास नहीं जा रहे हैं, फिर भी हम काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो विद्यार्थी इन चीज़ों को फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से। आइए सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। कहा गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसको जो है कि एक ये क्या नाम है सेट ऑपरेशंस के जरिए ही हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाने में थोड़ा समस्याएं आती हैं, ऑपरेशंस के जरिए सॉल्व किया जाए। यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूँ। हम वही जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डेरिवेशंस आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक जनरल एलिमेंट x या फिर y या फिर कुछ भी जो आपकी इच्छा हो उसको लेके चलते हैं। लिखता हूँ यहाँ पे लेट x बिलोंग्स a यूनियन b यूनियन c का होल डैश, इस प्रकार से लिखा गया है। इम्प्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स a यूनियन b यूनियन c। ये तो आप पहले से ही जान चुके हैं। अब उसके बाद मैं आगे बात करूंगा यहाँ पे कि अगर A नॉट बिलोंग्स A यूनियन B यूनियन C है, तो इसका मतलब ये होगा कि A जो है A B C किसी में भी नहीं है। समझने का प्रयास करें। A नॉट बिलोंग्स A एंड A नॉट बिलोंग्स B एंड A नॉट बिलोंग्स C। कहने का मतलब अगर नॉट बिलोंग्स ए, नॉट बिलोंग्स बी और नॉट बिलोंग्स सी होगा, तभी तो ए यूनियन बी यूनियन सी में एक्स नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, एक्स यहाँ पे होना चाहिए। एक्स नॉट बिलोंग्स ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स सी। ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ समझ में आया अभी तक। अगर मैं इस नॉट बिलोंग्स के चिन्ह को यहाँ पर बिलोंग्स में बदलूँगा तो यहाँ पर क्या नियम काम करेगा, आप ध्यान दें। x बिलोंग्स a डैश एंड x बिलोंग्स b डैश एंड यही एंड x बिलोंग्स c डैश। a डैश b डैश c डैश में इसका मतलब x है, इसका मतलब x तीनों में हो गया, इसका मतलब x इंटरसेक्शन में हो जाएगा। आप ध्यान दें,
implies that x belongs a dash intersection b dash intersection c dash। आप ध्यान दें कि आप लेके चले थे कि x जो है वो a यूनियन b यूनियन c में है। आपने दिखा दिया कि x a डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसेट होगा इस चीज़ का, a यूनियन b यूनियन c होल डैश इज सबसेट ऑफ, लिखता हूँ, implies that a यूनियन b यूनियन c होल डैश इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश। अगर मैंने आपसे कहा था कि या फिर आप दोबारा एक प्रक्रिया को अपनाएं और कहें कि अब की बार लेट x बिलोंग्स दिस, उसके बाद इसको दिखाऊंगा कि ये सबसेट है इस चीज़ का, और तब दोनों को बराबर करूंगा। जैसे पिछले मतलब डेरिवेशंस में मैंने आपको बताया था कि अगर a बराबर b आपको दिखाना है तो हमको दिखाना होता है a सबसेट b एंड b सबसेट a, ये दोनों चीज़ें हमको दिखानी होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहें, सावधानी का मतलब यहाँ पे होशियारी है, अगर आप ये चिन्ह यहाँ पे अप्लाई कर दें दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये शर्त दोनों पक्षों से सिद्ध की जा रही है। तब उसके बाद कह देंगे इम्प्लाइज दैट दिस इक्वल्स टू, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू का निशान लग जाएगा, इक्वलिटी यहाँ पे यूज की जाएगी और हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। या फिर आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हाँ, आपका वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और मिलूँगा आपसे आगे अगली एक्सरसाइज के लिए, या फिर इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको पूर्ण रूप से सॉल्व कराने वाला हूँ। विद्यार्थी सॉल्व करते रहें, जो समस्या आए उसको बताते रहें।